हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआरएस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। तो चलिए शुरू करते हैं। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कोई भी चीज़ को अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं आपस में, तो मनी एक मीडियम का काम करेगा। कैसे समझते हैं। कह रहे थे यूज़ ऑफ मनी स्पैन ओवर लार्ज पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। जीवन में हमारे हर तरफ पैसा आगे पीछे चलता ही रहता है। लुक अराउंड यू, आसपास देखेंगे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे होते रहते हैं। चाहे तो आसपास आप चीज़ें देख लीजिए और देखेंगे कि घर में हर एक चीज़ लगभग जो आई होगी वो पैसे के ट्रांजैक्शन से ही आई है। इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजैक्शन गुड्स आर बीइंग बॉट, या तो वस्तुएं खरीदी जा रही होंगी या बेची जा रही होंगी विद द यूज़ ऑफ मनी। इन सम ऑफ दीज ट्रांजैक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज। जैसे मान लीजिए कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, मतलब टीचिंग का काम कर रहा है, तो वहाँ कोई सामान तो नहीं बेच रहा लेकिन सर्विस दे रहा है विद मनी। फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी। कुछ केसेस में हो सकता है पैसे का ट्रांसफर तुरंत नहीं हो रहा हो, बट प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। जैसे कोई शॉप, कई शॉप होती हैं वो सामान ले लेती हैं आगे से, लेकिन कहते हैं कि मंथ एंड पे या फिर बाद में बिल क्लियर कर देंगे। ठीक है, यानी सामान का एक्सचेंज हुआ, गुड्स का एक्सचेंज हुआ, बट पैसा बाद में देने की बात की गई है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी। पैसे में ही क्यों ट्रांजैक्शन हो रहा है। द रीजन इज सिंपल, अ पर्सन होल्डिंग अ मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी might want. Thus, everyone prefers to receive payment in money and then exchange the money for the thing they want. सिंपल सी चीज़ है, जैसे आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बेसिस पे ही आपको समझ में आ जाएगा। एक लाइन है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, स्टार बना लीजिएगा यहाँ पे बुक में। व्हेन बोथ पार्टी हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटी, यानी जब कोई दो पार्टियां, मतलब कोई दो लोग या फिर दो ग्रुप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जब एक दूसरे की चीज़ों को खरीदने और बेचने को तैयार हों कि मतलब आप अपना सामान हमें दे दो, हम अपना सामान आपको दे देते हैं, इसी को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते हैं। यानी दोनों लोगों को वही सेम चीज़ें चाहिए जो दूसरा व्यक्ति के पास है। एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति है वो शूज़ बनाते हैं और एक व्यक्ति है जो किसान है। तो इन्होंने ये इनके पास गए, बोला कि शूज़ हमारा ले लो, इसके बदले में 100 किलो गेहूँ ले लो, गेहूँ दे दो। इसी तरीके से उन्होंने बोला ठीक है 100 किलो गेहूँ ये लो, एक पेयर शू दे दो, एग्जाम्पल के लिए। तो ऐसे एक्सचेंज कर लिया इन्होंने। तो यही है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी दोनों को एक दूसरे की वस्तुएं चाहिए थी, उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट अदर विशेस टू बाय। ठीक है, in a barter system where goods are directly being exchanged without the use of money, double coincidence of want is an essential feature. ये भी स्टार बना लीजिएगा। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे वस्तुओं का डायरेक्ट एक्सचेंज कर लिया जाए बिना पैसे के इस्तेमाल के, और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इसी का एक फीचर है। In contrast, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminate the need for double coincidence of want. यानी जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की ज़रूरत होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब किसी फार्मर को या फिर किसी भी शू मैन्युफैक्चरर को आपस में एक दूसरे को प्रोडक्ट एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। वो पैसा एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे और बाद में उस पैसे से वो दूसरी वस्तु खरीद लेंगे जो भी उनको चाहिए। इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चरर टू लुक फॉर अ फार्मर हु विल बाय हिज शू एंड एट द सेम टाइम सेल हिम वीट। ऑल ही हैज़ टू डू फाइंड अ बायर। उसे एक बायर ढूंढना पड़ेगा जो उसके शूज़ खरीद ले। एक बार उसने एक्सचेंज कर लिया पैसे के लिए, तो उसके बाद जो मतलब जो भी वस्तु लेना चाहेगा, यहाँ एग्जांपल में वीट के लिए ले लीजिए, या फिर कोई भी दूसरी चीज़ मार्केट से खरीदना होगा वो खरीद लेगा। अब ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी पैसा क्योंकि एक इंटरमीडिएट का काम करे, यानी एक बिचौलिए का काम कर दे रहा है, इसकी वजह से हम उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, यानी हम मॉडर्न वे में किन किन चीज़ों को यूज़ करते हैं करेंसी के रूप में या फिर मनी के रूप में। वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन। इससे पहले की, सबसे पहले जैसे इनिशियली कॉइन थे, वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज यूज्ड एज मनी। फॉर एग्जांपल, बहुत पुराने समय जाएंगे तो इंडियन यूज ग्रेन एंड कैटल एज मनी। आज भी कई गांव वाले इलाकों में आप जाएंगे, लोग गोले वाला आता है तो उसको गेहूं भर के दे दिया एक कटोरी और उससे ले लिया बर्फ। ठीक है, देयर आफ्टर केम द यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन। बाद में मतलब जैसे तांबे का भी सिक्का कभी हमारे यहाँ यूज होता था। ठीक है, फिर चांदी सोना इन सब चीज़ों का भी यूज हुआ है हमारे यहाँ पे। करेंसी की बात करें, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, जिसमें आता है पेपर नोट और कॉइन।
ठीक है, आजकल तो डिजिटल करेंसी और कई चीज़ों पे बात हो रही है, बाकी समय के साथ साथ धीरे धीरे लोग यूज टू में होंगे उसके भी। अनलाइक द थिंग दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड अप ऑफ प्रेशियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट ऑफ एनी यूज ऑफ इट्स ओन। यानी ये लाइन का कई बार मतलब पूछ लेता है, ठीक है, कि मॉडर्न करेंसी जो है वो अपने यूज़ के बिना कोई वैल्यू नहीं है। जैसे गोल्ड, गोल्ड का एक सिक्का बना दिया जाए, मान लीजिए 1 रुपए का गोल्ड का सिक्का है, तो ये 1 रुपए के रूप में भी काम करेगा, और 1 रुपया उस पे से मिट भी जाएगा ना तो भी, क्योंकि वो सोने का है तो उसकी एक वैल्यू होगी। बट वहीं पे गांधी जी वाली नोट है, बहुत बढ़िया, ठीक है, अब वो नोट पे से गांधी जी घिस गए या फिर ये हिस्सा फट गया ना, तो इस नोट की कोई अपनी पर्सनल वैल्यू नहीं है। वही यहाँ लिखा है द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। देन वाई इट इज एक्सेप्टेड, तब भी इस नोट को क्यों वैल्यू मिल रहा है? बिकॉज, क्योंकि इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। यानी हमारे सरकार द्वारा इसे ऑथोराइज किया जाता है। जैसे आरबीआई यहाँ पे, हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसको ऑथोराइज करती है मिलके। In India, Reserve Bank of India issues currency note on behalf of central government. As per Indian law, no other individual or organization is allowed to issue currency. यानी हमारे यहाँ कोई दूसरा, जैसे चाहे रेलवे मंत्रालय हो या फिर कोई दूसरा मंत्रालय हो गया या फिर कोई प्राइवेट संस्था उठे बोले मैं आज से अपना नोट अलग बनाऊंगा। Moreover, the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transaction in India. यानी इंडिया में आप ट्रांजेक्शन सेटल करने के लिए रुपए का ही इस्तेमाल करें, कोई उसे मना नहीं कर सकता। No individual in India can legally refuse a payment made in rupees. Hence, the rupee is widely accepted as medium of exchange. क्योंकि सब लोग एक्सेप्ट करते हैं तो इसलिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। डिपॉजिट विद बैंक, जैसे आप बैंक में जाके जो पैसा जमा करते हैं उसका क्या होता है, आगे हम ये समझते हैं। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी, यानी पैसा जो लोग अपने पास रखते हैं, इज एज डिपॉजिट विद बैंक। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड। मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपको 50,000 रुपये की सैलरी मिलती है मंथली। 50,000 रुपये आज आपके हाथ में है, तो 50,000 के 50,000 खर्च करें थोड़े निकलेंगे। आपका कुछ कुछ बेसिक खर्चे होंगे, बच्चों की फीस देना, घर के राशन वगैरह से रिलेटेड, आप मान लीजिए 10-15 हज़ार खर्च कर दिया, और मान लीजिए रेंट वगैरह दे दिया, सब कुछ करके अब मान लीजिए आपका जो 20,000 बचा है, उस 20,000 का क्या करें, घर में रखें? तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है बैंक का, कि यानी आप ले जाइए इसे बैंक में जमा कर दीजिए। ठीक है, व्हाट डू पीपल डू विद दिस एक्स्ट्रा कैश? उस 20,000 का क्या करेंगे? दे डिपॉजिट इट विद बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम, यानी अपने नाम पे खाता खुलवाएंगे। बैंक एक्सेप्ट करता है इस डिपॉजिट को और पे करता है एक अमाउंट एज अ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, यानी ब्याज भी उस पर मिलता है। इन दिस वे पीपल मनी इज सेफ विद द बैंक, यानी एक तो पैसा आपका सेफ रहेगा, एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट, यानी उस पर ब्याज भी मिलेगा। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विदड्रॉ द मनी व्हेन दे रिक्वायर। यहाँ से ये लाइन यहाँ तक थोड़ा ध्यान रखिएगा और याद कर लीजिएगा, क्यों? क्योंकि डिमांड डिपॉजिट का ये डेफिनेशन है। क्योंकि हमें बैंक से प्रोविजन मिलता है कि हम जब जरूरत पड़े तब हम वो पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, यानी हम अपने डिमांड पे अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, तो इसी डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। यानी इस डिपॉजिट को हम डिमांड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी, यहाँ एक और फायदा है। इट इज दिस फैसिलिटी विच लैंड इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट बीइंग मेड इन चेक इंस्टेड ऑफ कैश, आपने चेक से भी पेमेंट सुना होगा। फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हु हैड एन अकाउंट विद द बैंक मेक आउट अ चेक फॉर द स्पेसिफिक अमाउंट, या फिर एक सर्टेन, जैसे चेक पे कुछ अमाउंट भर देते हैं, अगले बंदे को पकड़ा दिया। अ चेक इज अ पेपर जो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि भाई इतना अमाउंट मेरे खाते से काट के इस पर्सन को दे देना। ठीक है, दस वी सी द डिमांड डिपॉजिट शेयर द इसेंशियल फीचर ऑफ मनी, यानी डिमांड डिपॉजिट एक बहुत खास हिस्सा है पैसे का। द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश, यानी बिना कैश को ले जाए भी आप पैसे के पेमेंट को अपने सेटल कर सकते हैं। यानी आप घर खरीद रहे हैं, चेक काट के दे दिया, बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं, चेक काट के दे दिया, आपको बैंक से बहुत ज़्यादा कैश लेके घूमते हुए जाने की जरूरत नहीं है। Since demand deposit are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy. You must remember the role that bank play here. यानी बैंक यहाँ क्या काम कर रहा है? But for the bank, there would be no demand deposit and no payment by check against these deposit. The modern form of money, currency deposit are closely linked to the working of the modern banking system. ये अभी मैं आगे ये सब एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए सबसे पहले ये चेक देख लेते हैं। यहाँ पे लोग अकाउंट पे ही
लिखते हैं कई बारी। इस अकाउंट पेई का क्या मीनिंग है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं जिसको हम चेक काट के दे रहे होते हैं, या फिर कई बारी आपने, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने चेक का इस्तेमाल किया है। अगर आप चेक पे यही सेल्फ लिख के जाएंगे और अपने ही बैंक में जाके से देते हैं तो वो आपको कैश विड्रॉ करके दे देंगे, जैसे आप एटीएम में जाके अपना डेबिट कार्ड लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डेट डालते हैं जिस दिन हम ये चेक काट रहे हैं, यहाँ पे अमाउंट डाला जाता है, यहाँ पे अमाउंट को वर्ड्स में लिखा जाता है, यहाँ पे आपका खाता नंबर होता है जो जिसके अकाउंट में पैसा डला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बैंक और आपके बैंक का यहाँ पे जो एड्रेस है वो लिखा रहता है, और यहाँ पे चेक नंबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कोड हैं जो बैंक अपने रेफरेंस के लिए यूज़ करता है, और यहाँ पे आप साइन करके देते हैं क्योंकि आपने ये चीज़ किसी मतलब अदर पर्सन को चेक दिया है, ठीक है। प्रेम कुमार। करेंटली हम एटीएम यूज़ करते हैं कैश वगैरह विड्रॉ करने के लिए भी, और मॉडर्न पेमेंट सिस्टम में जो बुक में, क्योंकि आपकी बुक जो है थोड़ी पुरानी है उसके अंदर ये सब चीज़ों का रिवीजन नहीं हुआ है, तो यूपीआई एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो कि हमारे देश में आया है, जिससे लिंक जीपे, फ़ोनपे, भीम, पेटीएम, मोबीक्विक, ये फ्री रिचार्ज या होगा कोई, व्हाट्सएप, अमेजन पे, ऐसे कई सारे वॉलेट पेमेंट सिस्टम है जो इस यूपीआई की मदद से आज लिंक्ड है। यानी आपको चेक भी काटने की जरूरत नहीं है, एटीएम जाने की भी जरूरत नहीं है, तब भी बैठे बैठे आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, यानी बैंक पैसा कैसे कमाता है। व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक, यानी एक आम जनता जो जाके पैसा डाल दे रही है बैंक में, तो क्या वो दिन भर अपने बगल में रख के उसको घूरते रहते होंगे? नहीं, उसका करते क्या है वो। देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हेयर, बैंक कीप ओनली अ स्मॉल पोर्शन, यानी बहुत छोटा सा हिस्सा उस डिपॉजिट का रखते हैं अपने पास एज अ कैश विद देमसेल्फ। फॉर एग्जांपल, बैंक इन इंडिया दीज डेज होल्ड 5% ऑफ डिपॉजिट एज कैश। ये प्रोविजन टू पे के लिए रखते हैं कि कोई और डिपॉजिटर आया पैसे मांगने के लिए तो उसे पकड़ा देंगे। सिंस एनी पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स डिपॉजिटर कम टू विदड्रॉ कैश, यानी हर कोई तो एक ही दिन चला नहीं जाएगा पैसे मांगने के लिए कि भैया मेरे पैसे दो जो मेरे खाते में पड़े हुए हैं, तो सिर्फ 5% वो कैश के रूप में रखते हैं, बाकी वो लोग आरबीआई में जमा कर देते हैं। बैंक यूज मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन, यानी बाकी जो पैसा होता है उसमें से वो लोन के लिए यूज करते हैं। देर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, आगे जो हम फॉलोइंग सेक्शंस में देखेंगे। बैंक मेक यूज ऑफ डिपॉजिट टू मीट लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। इन दिस वे बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव द सरप्लस फंड डिपॉजिटर, और जिनको चाहिए मतलब जिन्होंने उस पैसे को लेने आए हैं बोरोवर, ठीक है। यानी आप मान लीजिए एक एक्स पर्सन है, आपके पास ज़्यादा पैसा, आप गए बैंक को दे दिया, और बैंक उस वाई व्यक्ति को देगा जिसको पैसे की जरूरत है, जो कि पीछे फोटो लगी हुई है आपकी बुक वाली, ठीक है। तो मैं अभी उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे ये वाली चीज़ याद रहेगी आपको। यहीं से सवाल बहुत बार इस चैप्टर से आया हुआ है बोर्ड में, तो ध्यान से आपको याद रखना है। एक तो ये लाइन आप स्टार बना लीजिएगा, बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन दैट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। तो जो इसके बीच का डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर, यही मेन सोर्स है इनकम का। यानी एग्जाम में कई बार आया है कि बैंक पैसा कहाँ से कमाता है, यानी व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक। बैंक क्या जनता की भलाई के लिए बैठा हुआ है या क्या काम है। तो यहाँ पीछे फोटो जो आपके बुक में है वही यहाँ पे है कि आपका मान लीजिए कोई भी बैंक है, एग्जाम्पल के लिए एसबीआई बैंक ले लीजिए। एसबीआई में आप गए एज अ डिपॉजिटर, अपने बैंक से बैंक में पैसा जमा कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक बोरोवर है जो पैसा लेने गया उधार के रूप में कि भाई साहब मुझे बिजनेस के लिए नीड है, बच्चे की पढ़ाई के लिए है, या फिर गाड़ी लेना है, कुछ भी कारण हो सकता है जिसके लिए पैसा लेने गए। डिपॉजिटर जो भी पैसा जमा कर रहा है बैंक में, बैंक उसी में से पैसा निकाल के दे रहा है इस बोरोवर को। अब यहाँ हो क्या रहा है कि बोरोवर, जैसे मान लीजिए इन्होंने 100 रुपये बैंक को दिया और इन्होंने 100 रुपये बैंक से लिए, तो 100 रुपये जब ये मांगने आया था तो इसको बोला कि 100 रुपये पे 13 रुपये हमें एक्स्ट्रा ब्याज लगा के दोगे, यानी 113 रुपये ये बैंक वाला इनसे मांग रहा है। जबकि इन्होंने 100 रुपये जब बैंक में डाला तो बैंक वाले ने इसको बोला कि मैं आपको 100 रुपये पे 3% का ब्याज दूंगा, मान लीजिए 103 कर दूंगा अगले महीने आपके खाते का अमाउंट, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे बीच का डिफरेंस है 113 में से अगर मान लीजिए 103 हम यहाँ घटा दें, तो ये 10 रुपये एज अ अर्निंग हो गई बैंक की। यही टोटल यहाँ कहानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ एक क्वेश्चन जो बुक का है वही मैंने यहाँ लगा दिया था। व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ ऑल डिपॉजिटर, अगर सारे डिपॉजिटर एक ही दिन बैंक में इस एसबीआई बैंक के आगे खड़े हो जाए और बोले भाई मेरा पैसा निकाल के दे दो, कुछ नहीं होगा, ये बैंक कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सबको एक बारी में पैसा दे नहीं पाएगा। या तो ये आरबीआई को बोलेगा कि भैया जैसे भी करो सबको पैसा देना है, हमने जल्दी जल्दी आप अरेंज कराओ, 1-2 दिन का टाइम मांगना पड़ेगा। वरना ये पॉसिबिलिटी नहीं है बैंक के लिए। क्यों? क्योंकि सभी बैंक लोन एक्टिविटीज़ के लिए पैसा देते हैं जनता को, और लोन एक्टिविटीज़ के लिए गया हुआ पैसा तुरंत नहीं आने वाला, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो बैंक ही इसी केस में डूब जाता है जब कभी ऐसा सिचुएशन आता है।
आगे बढ़ते हैं। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, यानी आपके बुक में दो कहानी दी हुई है कि उधार के से रिलेटेड कह लीजिए या फिर लोन एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे दो एग्जांपल है। कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और डे टू डे एक्टिविटी इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म और द अदर। क्रेडिट, जिसको दूसरे शब्दों में हम लोन कह सकते हैं, रेफर टू एन एग्रीमेंट टू विच लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड और सर्विसेज इन रिटर्न, प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, यानी भविष्य में आपको पैसा दे दूंगा, तो अभी के लिए या तो पैसा दे दो, सामान दे दो, या कोई सर्विस दे दो। इस तरीके से हम एक तरीके से उस सर्विस के लिए लोन लेते हैं। चलिए, काम कैसे करता है, यहाँ दो एग्जाम्पल है। एक तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल आपके सलीम है, तो सलीम का केस ले लेते हैं। सलीम भाई साहब है यहाँ पे, ये जूता बनाते हैं, ठीक है। इनके पास एक अचानक से एक ऑर्डर आया 1000 जूते बनाने का, ठीक है। अब इन्होंने जो व्यक्ति इनके पास आया था उनको बोला मैं 100 रुपये लूंगा पर जूता बनाने का, ठीक है। तो पेमेंट डिसाइड हुआ कि ठीक है भैया, ये हो गया हमारा पेमेंट की डिमांड, ठीक है। 1 लाख रुपए आपको देने होंगे फाइनली जूते के लिए। तो जो पर्सन आया था इनसे मतलब शूज बनवाने, वो 1 लाख रुपए तुरंत तो दे नहीं देगा। सलीम भाई साहब ने दिमाग लगाया, इन्होंने बोला एक काम कीजिए 40% एडवांस दे दीजिए। तो 40,000 रुपये इनको इनिशियल क्रेडिट के रूप में मिल गया इन एक्स भाई साहब से, ठीक है। बाकी इन्होंने अपने एक्टिविटीज़ के लिए 30,000 रुपये मान लेते हैं बैंक से लिया, और फटाफट गए, माल लेके आया, लेबर बिठाई, बहुत सारा काम किया। काम पूरा करने के बाद उन्होंने ये 1000 जो जूते हैं वो उठा के इस एक्स व्यक्ति को दे दिया और बची हुई पेमेंट इनको मिल गई। इन्होंने लोन एक्टिविटीज सारी मतलब चुकाने के बाद इनको आराम से 20 से 30 हज़ार रुपए की अर्निंग हो गई। तो इस तरीके से जब काम हुआ तो क्रेडिट सिचुएशन बेनिफिशियल था इनके लिए। क्यों? क्योंकि लोन तो लिया, लेकिन वो लोन से इनको फायदा हो गया और ये जूते बना के बेचने के बाद इनको बहुत मोटा अमाउंट इनकी जेब में आया। यानी सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड फॉर प्रोडक्शन। क्रेडिट ने हेल्प किया इनको ऑनगोइंग एक्सपेंसेस को चलाए रखने के लिए, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, एंड देयर बाय इंक्रीज हिज अर्निंग, यानी इनकी अर्निंग इंक्रीज हुई है। क्रेडिट देयर फोर्स प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल, यानी जैसे कोई भी बिजनेसमैन हो गया या फिर कोई शॉप वाला बंदा हो गया, उसको कई बार पैसे की जरूरत होती है पेमेंट वगैरह करने के लिए या फिर एडवांस में सामान उठाने के लिए। तो उस केस में पेमेंट की जगह कहें तो क्रेडिट कई बारी बहुत हेल्प कर देता है, ठीक है। वहीं यहाँ एक दूसरा केस दे रखा है स्वप्ना जी का। स्वप्ना जी के पास अपनी 2 एकड़ ज़मीन थी, वो 2 एकड़ ज़मीन पे वो खेती करती थी और बैंक से गई, लोन लेके आई, सामान वामान मतलब जो भी खेती वेती किया, पता चला ओले गिर गए या फिर उनकी फसल बर्बाद हो गई। तो बैंक वाले ने क्या किया, 1 एकड़ ज़मीन अपने पास रख लिया और 1 एकड़ बचा था, ये फर्दर गई, एक और लोन लेके आई, वो लोन दोबारा अगर डूब गया। तो इस तरीके के केसेस में कई बार क्या होता है, ज़मीन ही पूरी हाथ से चली गई जो उनके पास अपनी थी, और या तो कह लीजिए पूरा जहाँ पे वो फायदे का सौदा था वो बर्बादी का हो गया। तो इन स्वप्ना केस फेलियर ऑफ क्रॉप मेड लोन पेमेंट इम्पॉसिबल, यानी जो लोन की पेमेंट ये कर सकती थी वो इम्पॉसिबल हो गई है। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड, या फिर जमीन बेचना पड़ेगा उनको अब लोन को चुकाने के लिए। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना, यानी स्वप्ना को हेल्प करने के बजाय और उनकी अर्निंग बढ़ाने के बजाय उनको बहुत बुरे कंडीशन में कर दिया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप, यानी इसको हम कर्ज जाल टाइप का बोलते हैं जिससे मुक्ति मुश्किल है। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इन टू ए सिचुएशन विच रिकवरी इज पेनफुल, यानी इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हालात वाला सामना है। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, यानी मेन है फसल उगाने के लिए ही ज़्यादातर लोगों को लोन चाहिए होता है। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ें, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन चीज़ों के लिए पैसे चाहिए। देयर इज अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 मंथ, यानी 3 से 4 महीने का टाइम होता है जब फसल लगाने से लेकर काटने तक के बीच में। फार्मर यूजुअली टेक क्रॉप लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे द लोन आफ्टर द हार्वेस्ट। रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग, यानी इनकम ही अगर खराब हो गई, यानी पैसे उतने नहीं आए जितना इन्होंने लगा दिया, तो उल्टा डेब्ट ट्रैप चालू हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ ये दो केसेस हैं जहाँ पे एक तरफ ये फायदे का सौदा निकला और दूसरी तरफ नुकसान का। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प टू इंक्रीज अर्निंग, देयरफॉर पहले से व्यक्ति बेहतर हो गया। दूसरे सिचुएशन में क्रॉप फेलियर हो गया तो पर्सन डेब्ट ट्रैप में चला गया। टू रीपे हर लोन शी हैज टू सेल पोर्शन ऑफ हर लैंड, या फिर पूरी जमीन ही हाथ से निकल जाएगी। शी इज क्लियरली मच वर्स ऑफ दैन बिफोर, यानी जो पहले हालात थे वो तो उससे भी बुरे हो गए। वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट देयरफॉर डिपेंड ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस, यानी लॉस के केस में कोई सपोर्ट वपोर्ट है या नहीं, यही पे डिपेंड करता है, वरना फिर आदमी बर्बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट की शर्तें क्या हैं। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट, यानी जब भी कोई लोन लेने जाता है तो उस पर एक इंटरेस्ट रेट होता है विच बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल तो देना है साथ ही साथ इंटरेस्ट भी देना है। इन एडिशन लेंडर में
डिमांड कोलेट्रल, यानी इस टर्म कोलेट्रल, व्हाट इज कोलेट्रल करके भी कई बार पूछ लेता है। तो कोलेट्रल का मतलब है सिक्योरिटी, यानी भाई आप पैसे तो मांगने आ गए, लेकिन पैसे के बदले आप सिक्योरिटी के रूप में क्या है आपके पास, इन केस अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो। कोलेट्रल इज एन एसेट दैट बोरोवर ओन्स, यानी कोलेट्रल वो एसेट है, यानी जिसकी कोई कीमत होगी, जो बोरोवर ओन करता है, जैसे कि जमीन, कोई बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, डिपॉजिट विद बैंक, कुछ भी हो सकता है। डिपॉजिट विद बैंक आप सोचेंगे ये कैसे काम करता है, जैसे कई लोग मान लीजिए एलआईसी वगैरह करा रखा है, तो एलआईसी के अगेंस्ट भी कई बार लोन मिल जाता है, ठीक है। एंड यूजेस दिस टू गारंटी एज लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड, ठीक है। इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे, बोरोवर अगर लोन नहीं दे पाता है तो लेंडर कई बार उनके एसेट को मतलब बेचने की पावर रखता है और कोलेट्रल को बेच के अपनी पेमेंट को ऑब्टेन कर लेता है। प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल, डिपॉजिट विद बैंक, लाइफ स्टॉक आर सम कॉमन एग्जांपल कोलेट्रल जो लोग यूज करते हैं उधार लेने के लिए। अब यहाँ पे जो लाइन दिया है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यहाँ से यहाँ तक याद रखना है आपको, स्टार बना लीजिए बुक में भी। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, ये चार चीज़ें, इन सभी चीज़ों को मिला के बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी नियम और शर्तें हैं लोन चाहिए तो उसके लिए। पहला क्या है, इंटरेस्ट रेट, यानी कितना परसेंट आप ब्याज देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने पीछे अभी 13% का एग्जाम्पल लिया था ना, 100 रुपये बैंक से लोगे तो 13% चुकाना पड़ेगा। दूसरा कोलेट्रल, यानी आप लोन तो लेने आए हो, क्या आपके पास कुछ है ऐसा जमा करने के लिए जिसके अगेंस्ट हम दे देंगे आपको, ठीक है। जैसे आप लोन लेने गए 60 लाख का, क्या आपको 60 लाख का लोन चाहिए, आपने बोला मेरे पास 20 लाख का घर है, लोन दे दो 60 लाख का, बैंक वाला कभी आपको 20 लाख पे 60 लाख का लोन नहीं देने वाला। यहाँ तक कि 20 लाख पे भी 20 लाख का लोन नहीं देगा। 20 लाख का अगर आप घर दिखाओगे तो मुश्किल से वो 10 लाख या फिर 15 लाख मैक्स टू मैक्स स्ट्रेच करके देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, यानी आप इंडिया के हैं या नहीं, क्या इनकम है, कोई सैलरी सैलरीड पर्सन हो या क्या है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें। मोड ऑफ रीपेमेंट, यानी आप ईएमआई कैसे पे करने वाले हैं, वो चीज़ें। द टर्म ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटैंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अदर, यानी हर एक क्रेडिट सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। दे में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर, यानी उधार देने वाला कौन है और उधार मांगने वाला कौन है उस पर भी निर्भर करता है। जैसे बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो ओवरनाइट लोन भी लेते हैं कई बारी, ठीक है, सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए भी लोन लिया जाता है, तो उनका लोन का अमाउंट बड़ा होता है, उसी हिसाब से जो लोन पे जो लगने वाला इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव, यहाँ बुक में आपके एक टॉपिक है कोऑपरेटिव का। कोऑपरेटिव क्या है, एक तरीके की सोसाइटी है जहाँ पे लोग उसका पार्ट होते हैं और उसमें पैसा जमा करते हैं, और उसी कोऑपरेटिव से कई बार लोन लेते हैं, तो ये कई बार चीप क्रेडिट हो जाता है। ये जरूर आपको पढ़ के जाना है, बोर्ड में आने वाले सवालों में से एक है। बिसाइड बैंक, द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये क्या है, सहकारी बैंक या सरकारी सहकारी बोलते हैं कई बार इनको। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज फ्रॉम कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ कोऑपरेटिव पॉसिबल, जैसे फार्मर कोऑपरेटिव हो सकता है, वीवर कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव। जैसे कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन है जो गांव में काम करता है सोनपुर से, वो कह रहा है 2300 फार्मर उसके मेंबर है। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, अपने मेंबर से ही ये डिपॉजिट लेता है। विद दीज डिपॉजिट एज कोलेटरल द कोऑपरेटिव हैज ऑब्टेन्ड अ लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक, इसी की मदद उस अपने कोलेटरल के बेसिस पे ही उन्होंने बहुत उधार ले रखा है। दीज फंड आर यूज टू प्रोवाइड लोन टू द मेंबर्स, वंस दीज लोन आर रिपेड अनदर राउंड ऑफ लेंडिंग टेक प्लेस, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए फार्मर है, उसको पोटैटो उगाने के लिए लोन चाहिए था, तो उन्होंने इसी कोऑपरेटिव से ही लोन ले लिया। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है वो समझते हैं। There various type of loan can be conveniently grouped as formal sector loan और informal, यानी फॉर्मल इनफॉर्मल इनमें अंतर क्या है वो समझते हैं। अमंग द फॉर्मल लोन फ्रॉम द बैंक एंड कोऑपरेटिव, द इनफॉर्मल लेंडर, मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव। सबसे बढ़िया है ये बॉक्स देखिए और ज़्यादा आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। क्रेडिट सोर्स क्या क्या है, कमर्शियल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, फॉर्मल एजेंसी हो गई, ठीक है, इनफॉर्मल, रिलेटिव, मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड, यानी इधर से जो ये लोग अलग हैं, ठीक है। इनमें से कई लोग जो हो गए वो हो गए फॉर्मल, ये हो गए इनफॉर्मल। तो फॉर्मल इनफॉर्मल में अंतर क्या है, जो भी फॉर्मल सोर्सेस होंगे वहां पर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होगी, नियम और शर्त कागजों पे लिखे होंगे, कोई आपके साथ धोखा होने के चांसेस नहीं है। लेकिन इनफॉर्मल में हो सकता है अगले दिन धोखा भी हो जाए, ब्याज भी हो सकता है ना भी देना है, डिपेंड करता है किससे आपने लोन लिया।
The Reserve Bank of India supervises the functioning of a formal source of loan. For instances, we have seen that bank maintain a minimum cash. जैसे अभी हमने देखा था ना, 5% कैश बैलेंस मेंटेन करने के लिए बैंक को बोला जाता है, जो भी डिपॉजिट होता है। आरबीआई मॉनिटर द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग द बैलेंस, क्या आप एक्चुअली कैश बैलेंस रख रहे हैं, नहीं, आरबीआई इस पर भी ध्यान रखता है। आरबीआई सीज द बैंक give loan not just to profit making businesses and trader but also to small cultivators, small scale industries, to small borrowers. Periodically bank have to submit information to RBI how much they are lending to whom at what interest rate. तो आरबीआई के कहने से बस नहीं हो जाएगा, देखो, क्योंकि कभी भी कोई गरीब किसान या फिर जिसके पास छोटा सा जमीन है वो अगर लोन लेने जाता है तो बहुत मुश्किल है कि उसे लोन तुरंत इजीली सैंक्शन हो जाए। रीजन, कोलैटरल। क्योंकि उसकी ज़मीन अगर कोई बहुत बैकवर्ड वाले एरिया में है तो उसकी ज़मीन की उतनी वैल्यू होगी नहीं, उसको उतना लोन मिलेगा नहीं। तो ये सबसे बड़ा इशू हो जाता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को और स्मॉल बोरोवर्स को लोन मिलने में। ठीक है, बिग बिजनेसमैन है, ईजिली लोन मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ लेंडर इन द इनफॉर्मल, यानी इनफॉर्मल सेक्टर में कोई देखना, अब मुझे अपने दोस्त से उधार चाहिए तो उसके लिए कोई इनफॉर्मल कंपनी थोड़ी काम कर रही है कि भाई मेरा जो भी एक्स फ्रेंड है वो मुझे कितने पे ब्याज पे दे रहा है लोन। तो ये तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। दे कैन लेंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज, यानी इनफॉर्मल सेक्टर में जो मर्जी ब्याज लगाना हो या नहीं भी लगाना हो तो वो तो आपस वाली मर्जी है। देर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। मान लीजिए मैंने किसी को उधार दिया है, वो मेरा पैसा नहीं चुका रहा, तो अब वो मेरी मर्जी है ना, मैं कैसे उसे मांगने जाऊँ। हो सकता है उसके लिए लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, या प्यार से बोले भाई पैसे दे दो। Compared to the formal lender, most of the informal lender charges a much higher interest on loan. ये बात अलग है, कई बार आप ब्याज वाले जो बिजनेस ही करते हैं इस सब चीज़ों से रिलेटेड, उनसे आप लोन लोगे तो वो बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, बाकी सबके अपने विल के ऊपर भी है, कई बार लोग नहीं भी चार्ज करते। दस, द कॉस्ट ऑफ द बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज मच हायर। यहाँ पे जो बताने की कोशिश है, क्योंकि कई बार लोग इनफॉर्मल लोन के उसमें डेप ट्रैप में फंस जाते हैं और वो जाके प्रॉपर आप लोन, मतलब लोन क्या मतलब एक तरीके से आप कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस वेस नहीं कर सकते कि अल्टीमेटली आपने किसी से लोन लिया, अब आप नहीं चुकाओगे तो वो आप पे दबाव तो डालेगा ना पैसे देने के लिए, तो उसके लिए आप कोर्ट के पास थोड़ी जाओगे कि भैया अपना पैसा मांग रहे हैं। ठीक है, हाँ, वहीं पे जब कोलेटरल आप दे देते हो किसी फॉर्मल वाले में तो कोलेटरल को ही वो बेच के अपना पैसा चुका लेते हैं और आप लीगली कुछ कर भी नहीं सकते। रीज़न, क्योंकि आपने पहले ही उसकी शर्तों पे साइन कर रखा होता है, जो लोन वाले डॉक्यूमेंट होते हैं। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज यूज टू रीपे द लोन, यानी जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो ज़्यादातर आप जो कमाओगे वो सारा तो रीपे के लिए ही चला जाएगा। हैंस बोरोवर हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्फ। इन सर्टन केसेस हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोइंग मीन्स दैट अमाउंट टू बी रीपेड इज ग्रेटर देन इनकम ऑफ द बोरोवर, यानी कई केसेस में इसलिए इनकम जो कमा रहे हैं उससे ज़्यादा तो रीपेमेंट में चला गया। दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेब्ट एंड डेब्ट ट्रैप, इसी वजह से कर्ज और कर्ज से रिलेटेड जाल में फंस जाता है आदमी। ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग में नॉट टू डू बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इसलिए कई बार कई लोगों के दिमाग में आता तो है बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन सबसे पहला इशू ही यही होता है जो पैसा वो उधार लेंगे उस पे देने वाला ब्याज। फॉर दीज रीजन बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लेंड मोर। This would lead to higher income and many people could then borrow cheaply for variety of need. हो सकता है आप फसल उगाएं, बिजनेस करें, सेटअप करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्री एंड ट्रेड गुड। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्री डेवलपमेंट। बिल्कुल सच बात है, सस्ते दर पे अगर सबको लोन मिले तो बहुत सारे लोग बिजनेस कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई जीवन की यही है कि बैंक आपको लोन नहीं देगा अगर आपके पास कुछ कोलेटरल नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक के पास भी किसी ने अपना पैसा, हार्ड अर्न मनी जमा किया है। अगर बैंक उस पैसे को किसी को एवं ही अगर लोन देने लग गया और ये पैसा डूब गया तो बैंक इसको पैसा कहाँ से चुकाएगा? सिंपल सी बात, समझ गए आप? इसीलिए वो इस चीज़ों से बचते हैं। Formal and informal credit, who gets what? The rich household are availing cheap credit from formal lenders, whereas the poor household have to pay large amount of borrowing. Large amount of borrowing poor से क्यों? क्योंकि poor जब लोन लेता है वो लॉन्ग टर्म के लिए लेता है, लॉन्ग टर्म में ब्याज ज़्यादा लग जाता है। What does all this suggest? First, the formal sector still meet only half ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड फॉर द रूरल पीपल, यानी गांव वाले एरिया में बहुत कम लोन दिया जाता है, बस ये बता रहा है। रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेड फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेस। या आपके नोन में भी कोई गाँव में हो, आप पूछेंगे कि वो लोन लेते हैं या फिर अपने जानने वाले से पैसा उधार लेते हैं, आपको यही आइडिया लग जाएगा इसका। मोस्ट लोन फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर। Thus, it is necessary that bank and cooperative increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence on informal sources of credit reduces. लेकिन ये सब
बस कागज़ों में रह जाता है। रीज़न यही है कि जब आपको उधार चाहिए, आप बैंक के पास जाओगे, बहुत सारी कागजी कार्रवाई होगी, आप उसमें घूमने से अच्छा सोचोगे मैं किसी दूसरे लाला सेठ के पास जाऊं, उससे पैसे उधार ले लूं, ज़मीन के कागज़ पकड़ा दिया, गाड़ी की चाबी पकड़ा दिया, जो भी चीज़ है, तुरंत आपके हाथ में पैसा आ गया। ऑफ ऑल द लोन टेकन बाय अर्बन हाउस होल्ड, व्हाट परसेंटेज किसको मिलता है, वही यहाँ दिया, पावर हाउस होल्ड। ऑरेंज यहाँ दर्शा रहा है कि इनफॉर्मल, और ब्लू दिखा रहा है फॉर्मल, यानी गरीब आदमी वही दोस्त रिश्तेदार से ज़्यादा ले रहा है। हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट, जिनके पास थोड़ा बहुत एसेट है वो चाहेंगे बिल्कुल फॉर्मल की तरफ मूव कर लेंगे। जो वेल ऑफ है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है या फिर रिच हाउस होल्ड वाले, वो तो जाएंगे ही फॉर्मल की तरफ, क्योंकि उनको पता है कि वो आराम से कागज वगज पास हो जाएगा उनका, जो भी लोन उनको चाहिए। वरना फिर कमेंट सेक्शन में आपका अगर कोई घर का कोई केस हो, अपने घर में डिस्कस कीजिए, पता कीजिए कि अगर घर के लिए लोन लेने की बात की थी तो कितने दिन बाद जाके लोन सैंक्शन हुआ है। आप मोस्ट ऑफ द केसेस में देखेंगे 2-2 3-3 महीने, कई बार सैंक्शन ही नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंडली, वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन नीड टू एक्सपैंड, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दिस लोन। At present, if it is the richer household who receive formal credit, whereas the poor have to depend on informal sources, it is important to that the formal credit is distributed more equally so that poor can benefit. तो बस मैंने आपको पहले समझा दिया कि फॉर्मल को बोलने के लिए इजी है कि पुअर को दे दो, लेकिन वो नहीं देते, क्योंकि कोई भी बैंक अपने पास आया हुआ पैसा डूबता हुआ देखना नहीं चाहता, क्योंकि उसको भी किसी को लौटाना है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम देखिए, इसका एग्जाम में आने वाला नहीं है, बस आपको ये कहानी यहाँ तक समझ के रखना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये इस बुक चैप्टर का सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क कर लीजिए। SHG कह रहा है एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन, जिसकी वजह से प्रिवेंट करता है पुअर को फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन, यानी बैंक का लोन गरीब को क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि उसके पास कोलेटरल नहीं है। इनफॉर्मल लेंडर सच एज मनी लेंडर ऑन द अदर हैंड, वो जानते हैं बोरोवर को पर्सनली कि हाँ भाई ये रामू है, ये श्याम है, कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ है, वो सब जानते हैं उनको, तो कई बार वो लोन दे देते हैं बिना कोलेटरल के भी। द बोरोवर कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर विदाउट इवन रीपेइंग द अर्ली लोन, हो सकता है पुराना लोन ना भी दिया हो, दोबारा पैसे मांगने चले जाए कि भैया और पैसे की जरूरत थी, दे देंगे, वो मिल भी जाता है। हाउएवर द मनी लेंडर चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कीप नो रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये पुराने जमाने में होता था, आजकल इतना नहीं होता, फिर भी कई जगह पे होता है, इसलिए चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कई बार बोलते हैं कि भाई पिछला वाला तो तूने पैसा नहीं दिया, वो बोले कि भैया मैंने दे तो दिया, बोला कहाँ दिया, कोई कागज में लिखा ही नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया, बातों में भूल गए, फंस गए। हैरास द पुअर बोरोवर, यानी पुअर बोरोवर को कई बार गए, उनका घर और तोड़ा, उनको डराया धमकाया, पैसे नहीं देंगे तो ये कर दें, उस केस में वो कुछ नहीं कर सकता। इन रिसेंट ईयर पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यू वेज, यानी कुछ नया तरीका लोगों ने अपनाया है, स्पेशली गरीब सेक्शन के लोगों ने, जिससे वो अपने लिए लोन का हेल्प कर सके। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन पर्टिकुलरली वुमेन इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड पूल कलेक्ट दियर सेविंग, यानी अपने पैसे को इकट्ठा करे या जोड़ करके अपने खुद का स्वयं सहायता समिति बनाने का। टिपिकल SHG में 10 से 15 मेंबर होते हैं, जो कि आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो मिलते हैं रेगुलरली और सेव करते हैं। हो सकता है सेविंग जो पर मेंबर है वो 25 से 100 रुपए तक के हो, या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी टू ऑफ द पीपल टू सेव, यानी लोग कितना पैसा सेव कर पा रहे हैं। मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन, लोग अपने ही ग्रुप में आपस में मिलकर लोन भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। मान लीजिए 100 लोग हैं ग्रुप में और 100-100 रुपये डेली बेसिस पे ये लोग जमा करते हैं, तो महीने मतलब डेली का सोचिए, एक 100 लोगों का ग्रुप 10,000 रुपये जमा करता है, इनमें से किसी एक व्यक्ति को अचानक से 5,000 की नीड है, तो वो इसी ग्रुप से ले सकता है, उसको कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आस पड़ोस के लोग हैं, आपस में पैसा जमा किया है। द ग्रुप चार्जेस interest on these loan, but दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट मनी लेंडर चार्जेस, यानी मनी लेंडर से तो कम ही मतलब यहाँ पे ब्याज होगा। आफ्टर ए ईयर और टू ये ग्रुप अपनी रेगुलर सेविंग्स को अगर किसी रजिस्टर में मेंटेन करता है तो वो एलिजिबल होता है फ्रॉम मतलब अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। ठीक है, वो बैंक से भी जाके लोन ले सकता है। लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर्स। अब देखिए पहले पूरा समझाया था, फिर जो ऑनलाइन मुझे डिटेल मिली उसके रिगार्डिंग मैं कुछ चीज़ें समझा दूंगा। फॉर इंस्टेंस, स्मॉल लोन आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लैंड, फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड, बाइंग सीड, फर्टिलाइजर, रॉ मटेरियल, बैम्बू और क्लोथ, फॉर हाउस होल्ड मटेरियल, मतलब किसी भी काम के लिए लोग लोन अपने लिए ले सकते हैं बैंक से। जो बुक में समझाने की कोशिश है कि अगर कोई SHG है, अगर वो अपना प्रॉपर डाटा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि हाँ जी ये हम 20 लोगों का ग्रुप है, ये रहा हमारा रजिस्टर में नाम है, हम मंथली ये अमाउंट सेव करते हैं, वो बैंक में जाकर उन्होंने रजिस्टर करा लिया और 2 साल तक अगर उन्होंने इस तरीके से अपने ग्रुप को रन किया है तो वो लोन ले सकते हैं फ्रॉम बैंक। बस यहाँ एक ही चीज़ है जो कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की गई है, वो ये कि जब भी SHG लोन लेगा तो इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करेगा। बुक में लिख दिया गया है कि ग्रुप ही डिसाइड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
जब भी आपके जमा किए हुए पैसे से ही कोई पैसा निकाला जाएगा तो ग्रुप डिसाइड कर सकता है इंटरेस्ट लगाना है या नहीं। लेकिन अगर एसएचजी वाले ग्रुप यानी एज अ ग्रुप लोन ले रहा है बैंक से, इस केस में बैंक डिसाइड करेगा कि लोन पे कितना ब्याज लगेगा। समझ में आ गया? ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, दोबारा बता दे रहा हूँ। एसएचजी में मान लीजिए एक एसएचजी का ग्रुप का कोई बैंक खाता है जिसमें 10 लाख रुपए जमा है, लेट से। ठीक है, इस 10 लाख में से किसी ने 2 लाख रुपए निकाले हैं ग्रुप के किसी एक मेंबर को हेल्प करने के लिए। इस वक्त इस पे लोन पे कोई ब्याज लगेगा या नहीं, वो एसएचजी की मर्जी है। यानी ये 20-25 लोगों की मर्जी है कि उस पर कोई हम लोन पे ब्याज लगाएं या नहीं लगाएं। ऑन द अदर हैंड, अगर एसएचजी यही पैसा 2 लाख रुपए, या फिर मान लीजिए जमा तो 10 ही लाख किया है, किसी को 15 लाख की नीड पड़ गई अचानक से। ठीक है, अब वो 15 लाख तो इनके खाते में भी जमा नहीं है, ये 15 लाख की नीड पड़ गई किसी एक व्यक्ति को। तो अब क्या करें? यदि बैंक इस ग्रुप को देखते हुए ये लोन देगा तो बैंक डिसाइड करेगा कितना इंटरेस्ट रेट होगा। और ये लोन जब सैंक्शन होगा तो इस लोन का जो कोलेटरल है वो पूरा का पूरा ग्रुप बनेगा। यानी अगर वो एक व्यक्ति लोन देने से मना कर देता है, लोन का अमाउंट देने से मना कर देता है या फिर भाग जाता है, तो जो पैसा जमा करने का काम होगा वो सारे ग्रुप वाले मेंबर मिलके जमा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्ट। आगे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज टेकन बाय ग्रुप मेंबर ही डिसाइड करते हैं। द ग्रुप डिसाइड लोन टू बी ग्रांटेड, यानी पर्पज, अमाउंट, इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, रीपेमेंट कैसे शेड्यूल रहेगा, वो सब ग्रुप डिसाइड करता है। ऑल्सो इट इज द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट बाय द लोन एनी बाय वन मेंबर, यानी कोई एक भी नहीं देता है तो बाकी लोगों को ही भरना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक आर विलिंग टू लेंड द पुअर वुमेन व्हेन ऑर्गेनाइज इन एसएचजी, यानी जब कोई वुमेन का ग्रुप है, खास करके गरीब महिलाओं का अगर कोई ग्रुप है, एसएचजी के रूप में जाता है तो बैंक लोन दे देता है, इवन दो दे हैव नो कोलेटरल एज सच। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ग्रुप ही कोलेटरल है। Thus, the SHG help borrower overcome the problem of lack of collateral. They can get timely loan for a variety of purpose. अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी उनको नीड है, reasonable interest rate. Moreover, SHG are the building block of organization of the rural poor. यहाँ पे आगे जो लाइन है पढ़ लीजिए। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, यानी आर्थिक रूप से वो आज़ाद नहीं होते हैं। द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एक्ट ऑफ वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस। यानी क्योंकि ये ग्रुप रेगुलरली मीट कर रहा है, चाहे हफ्ते के रूप में हो या डेली के रूप में, महिलाओं का जो ग्रुप, मान लीजिए कोई फीमेल एसएचजी का ग्रुप है, अगर वो डेली बेसिस पे इस तरीके से मीटिंग रखते हैं अपनी, तो यहाँ फ़ायदा सिर्फ ये नहीं है कि पैसा जमा कर पा रहे हैं या पैसे के रूप में। अगर उनको आपसी कोई समस्या है तो वो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और एज अ ग्रुप वहाँ पे आपस में एक दूसरे की हेल्प की जा सकती है, या फिर दबाव बनाया जा सकता है, या फिर पुलिस के पास जा सकते हैं। मान लीजिए कोई डोमेस्टिक वायलेंस का जैसे केस हो या हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो दूसरा कोई राय दे देगा, क्योंकि डेली आप उस मैटर को लेके आपस में डिस्कस कर रहे हैं। एक ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का यहाँ केस दिया हुआ है कि बांग्लादेश में ये चीज़ जो चालू हुआ था ग्रामीण बैंक का, लगभग 9 मिलियन से ज़्यादा मेंबर है 2018 डाटा के हिसाब से। यानी अभी मान लीजिए 1 करोड़ 9 मिलियन मतलब 10 लाख, आज अगर 2026 में इनके 1 करोड़ भी यूज़र होंगे तो सोचिए कितना बड़ा अमाउंट ये लोग जमा कर सकते हैं। एक तरीके से सिर्फ अगर आप छोटे लेवल पे सिर्फ गांव वाले बंदे को देखें तो भी। ठीक है, ये बात अलग है कि 81,600 गांव में ये फैला हुआ है। ठीक है, वहां से ये सभी लोग पैसा जमा करते हैं। क्लियर? आपको हो सकता है देखने में छोटा लग रहा हो, लेकिन 1 करोड़ लोग अगर 100 रुपए भी जमा कर रहे हो डेली बेसिस का और पूरे साल जमा करते हैं, तो अब आप खुद देखिएगा कि कितने रुपए जमा हो रहे होंगे और कमेंट में लिखेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। बाय बाय।